हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, राधे राधे, शास्त्री काल सारण। गाइस, आज की स्पेशल क्लास में मैं करवाऊंगा वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको हिंदी में कहते हैं संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन। तो हमारी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्लास लगातार चल रही है, जो कि केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस। बीसीएफ आरओ एंड हमारे जो रेलवे में एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ आर्मी का जो नर्सिंग एग्ज़ाम होता है, यानी जितने भी डिफेंस के एग्ज़ाम में केमिस्ट्री पूछी जाती है सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होंगे साइड में, और मैं यहाँ पर उनका सोल्यूशन बताऊंगा 1 बाय 1। तो आप सोल्यूशन यहाँ से देखेगा, क्वेश्चन आप स्क्रीन से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप अपनी स्क्रीन पर पढ़िए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर आप किसी भी ग्रुप से जुड़े हैं तो उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ये मेरी तरफ से है। तो ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। पहला क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर, लिखा है कि संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। यानी जो संयोजकता वर्ड है, यानी बैलेंसी जो वर्ड है, उसका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो बैलेंसी है, ठीक है, बैलेंसी ये हमारे लैटिन भाषा से आया है। किस भाषा से आया है? लैटिन भाषा से आया है। ठीक है, आप यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिएगा। लैटिन भाषा से आया है, और लैटिन भाषा जो थी वो बेलेंटिया थी। ठीक है, बेलेंटिया शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है क्षमता। ठीक है, इसका मतलब होता है क्षमता। और संयोजकता शब्द की खोज जो थी वो 1852 ईस्वी में की गई थी, फ्रैंकलिन ने की थी। इसका ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, फ्रैंकलैंड। हाँ, फ्रैंकलैंड ने की थी। फ्रैंकलैंड जो ऑप्शन में है वही इसका राइट आंसर है, उन्होंने की थी। और एक्चुअली में अगर इसकी डिफिनीशन की बात करूँ तो संयोजकता होती क्या है, बैलेंसी होती क्या है, तो एक क्षमता होती है, मतलब किसी भी एटम से रासायनिक संयोग करने की जो क्षमता होती है वही हमारी संयोजकता कहलाती है, उसी को हम लोग बैलेंसी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रैंकलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, लिखा है कि संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया। अब जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर हम लोग संयोजकता को कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो लुईस ने किया था। ठीक है, लुईस और कौशल, 2 वैज्ञानिक थे, लुईस और कौशल और लुईस। ठीक है, लुईस, ठीक, कौशल और लुईस। क्वेश्चन नंबर आप 3 देख लीजिए। इन्होंने बताया था कि किसी भी अगर एलिमेंट की संयोजकता निकालनी है तो उसके बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। जैसे अगर मैं बात करूं 11 Na की, ठीक है, 11 Na, तो इसके बाहरी कोश में कितने मौजूद होंगे? 2, 8 और 1, यानी कि इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, इसकी जो बैलेंसी होगी वो 1 हो जाएगी। ऐसे ही आप किसी को ले लीजिए, मान लीजिए आप एल्युमिनियम को ले लीजिए। अगर एल्युमिनियम की मैं बात करूँ, यहाँ पर एल्युमिनियम 13 होता है। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो 2, 8, 3, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और जिसकी संयोजकता, मतलब जिसके बाहरी कोश में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये रूल आप ध्यान लीजिए, जिसके बाहरी कोश में अगर 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, आप इधर देख लीजिए, 5 से ज़्यादा, अगर 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, 5 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन किसी के बाहरी कोश में आ जाते हैं, 5 या 5 से ज़्यादा, तो उसकी संयोजकता निकालने के लिए हम लोग 8 - n का फार्मूला यूज करते हैं, 8 - n। जैसे मैं बात कर लेता हूँ फास्फोरस की, फास्फोरस यानी 15P की बात कर लेता हूँ। तो अगर इसकी बात करूँ तो इसके बाहरी कोश में 2, 8, 5, यानी कि जो बैलेंस सेल है उसमें बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो क्या इसकी बैलेंसी 5 हो जाएगी? वैसे भले मान लो 5 बैलेंसी शो करता है, लेकिन मैंने बोल दिया फास्फोरस 5 भी बैलेंसी शो करता है, ये राइट बात है। लेकिन अगर मैं इसकी बैलेंसी निकालूं संयोजकता नियम के आधार पर, तो इसकी हो जाएगी 8 - यानी इसकी हो जाएगी 8 - 5, 8 - का 5, यहाँ से दिख रहा है आपको, दिख रहा है। तो इसकी जो बैलेंसी आएगी वो आएगी 3। ठीक है, 3 आएगी। तो 8 से अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो इस प्रकार बैलेंसी निकालते हैं, अदरवाइज उसकी बैलेंसी वही हो जाती है जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विद्युत संयोजक बंध बना होता है। विद्युत कौन सा बंध है? विद्युत संयोजक बंध। विद्युत संयोजक, देखो बंध 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विद्युत संयोजक बंध, एक होता है विद्युत सहसंयोजक, एक होता है विद्युत उपसहसंयोजक बंध। ठीक है, 3 प्रकार के बंध होते हैं। तो जो विद्युत संयोजक बंध होते हैं, इसमें ऑप्शन पढ़िए, आपके साइड में क्वेश्चन शो हो रहा है। तो इसमें लिखा है कि विद्युत आवेशित अणुओं का, उदासीन अणुओं का, उदासीन परमाणुओं का, विद्युत आवेशित परमाणुओं या परमाणु समूह का।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत आवेशित परमाणु। क्या लिखा है इसमें, ऑप्शन चौथा, विद्युत आवेशित अणुओं का विद्युत। तो आप पढ़ लीजिएगा, जो इसका राइट आंसर आएगा 3 का और डी आएगा। इसमें जो लिखा है कि जो हमारे विद्युत संयोजक जो बंध होता है वो हमारे बनता है विद्युत आवेशित परमाणु तथा समूहों में। जैसे कि बात करूं NaCl की बात करूं, विद्युत संयोजक बंध किसमें पाया जाता है, NaCl, ठीक है, ये हमारा NaCl है। इसमें Na पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव होता है। मतलब विद्युत संयोजक बंध के लिए उसमें दोनों पर चार्ज होना चाहिए, तो प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। परमाणु हो सकता है, परमाणु समूह में भी हो सकता है। बाकी इसका कॉन्सेप्ट अगर जहाँ पे मुझे बताना होगा वहाँ पर मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, तो आप घबराएं बिल्कुल ना। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद होते हैं। मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया है, बरातम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यानी कि चौथे का आंसर भी डी हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी जस्ट बता के आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 में कह रहा है सहसंयोजक बंध बनता है। सहसंयोजक बंध किसमें बनता है, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दूं। जो सहसंयोजक बंध होता है वो जब ही बनेगा जब हम लोग बराबर की साझेदारी करेंगे, यानी 2 एटम्स होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है, तब सहसंयोजक बंध बनता है। और सहसंयोजक बंध क्या होता है, ध्रुवीय भी हो सकता है, अध्रुवीय भी हो सकता है। यहाँ पर जब ध्रुवीय और अध्रुवीय की बात आएगी तो जो कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर इसका कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। टेंशन नहीं लेने का, अच्छे से बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़िए। कहीं पर कोई चीज़ आप मिस नहीं करेंगे। अगर यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आप कर ही जाएंगे, केमिस्ट्री फुल में फुल कर देंगे, डोंट वरी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आदान प्रदान नहीं होता। आदान प्रदान होता है हमारा उसमें विद्युत संयोजक बंध में साझा होता है इलेक्ट्रॉन के साझे से, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका भी राइट हो जाएगा, ठीक है, इसका भी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 6 देख लीजिएगा। कह रहा उप सहसंयोजक बंध होता है। अब देखिए उप सहसंयोजक बंध की बात कर लेता हूँ। उप सहसंयोजक बंध जो होता है उसमें ऐसे एरो लगाकर शो करते हैं। पहली बात तो ए ऐसा होता है। और उप सहसंयोजक में जो होता है इलेक्ट्रॉनों को साझा होता है, लेकिन उसमें केवल एक परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को दान दिया जाता है। या कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि उप सहसंयोजक बंध उन्हीं में होता है जिसमें क्या जो 2 एटम हों और एक एटम के पास क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन युग्म एक्स्ट्रा होना चाहिए, और एक के पास क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होनी चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि एक डोनर होना चाहिए, एक एक्सेप्टर होना चाहिए। यानी कि एक जो होता है एक्सेप्टर, मतलब जो लोन पेयर को अपने ग्रहण कर लेता है, उसको बोलते हैं एक्सपेक्ट, मतलब जो ग्राही, हिंदी में उसको ग्राही कहते हैं। तो उसी की बात कर रहा हूँ। मतलब एक जो है डोनर होना चाहिए, जो दाता होता है, जो मतलब एक इलेक्ट्रॉन को दान करे। आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। आगे कॉन्सेप्ट आएगा तो समझाऊंगा। कह रहा उप सहसंयोजक बंध होता है इलेक्ट्रॉनों का बराबर साझेदारी, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन 2 परमाणु को मध्य इलेक्ट्रॉन साझे। तो इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी जस्ट बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा इसमें भी होता है, लेकिन वो साझा होता है कि किसी एक परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन युग्म को दान किया जाए। उसमें क्या होता है, बराबर इलेक्ट्रॉनों का साझा होता था सहसंयोजन बंध में, लेकिन इसमें क्या होता है, सहसंयोजन उप सहसंयोजन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म यानी 2 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ कोई एक ही परमाणु दान दे। समझ रहे हो, जो दान देता है वो डोनर होता है, जो ले लेता है वो एक्सेप्टर होता है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। और विद्युत संयोजन में क्या होता है, विद्युत संयोजन में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, साझा नहीं होता है। तो इसी बात को आप याद कर लीजिएगा। और मैं बात कर लेता हूं कि जो सहसंयोजन होता है वो अणुओं के लिए होता है, यानी कि जो सेम एटम्स होते हैं उनमें भी ये हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उनमें भी बन जाता है। और जो हमारे पास जो विद्युत संयोजन होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग दोनों एटम होने चाहिए तभी फॉर्म होगा। अगर मैं बात करूं इसके उप सहसंयोजन की, तो उप सहसंयोजन जो होता है वो ज्यादातर आयनों के लिए बनता है, जिसमें विद्युत संयोजन बंध भी पाया जाता है और उप सहसंयोजन बंध भी पाया जाता है। उसका जब कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको भी मैं चर्चा करूंगा। टेंशन नहीं लेना यार, जितना एक्सप्लेन करना हो मैं कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर आप 6-7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से दिख रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मर्क्यूरस का प्रतीक है। देखो मर्क्यूरस क्या होता है, मर्क्यूरिक क्या होता है, मैं बता दूं। मर्क्यूरस यानी कि अगर Hg अगर एक पॉजिटिव है तो ये मर्क्यूरस हो जाएगा, अगर Hg डबल पॉजिटिव है तो मर्क्यूरिक हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा। ऑप्शन देखिए कैसे इसमें दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग हिसाब से आंसर दे रखा है। Hg डबल पॉजिटिव यानी कि जो Hg2 और इधर भी 2 कर दिया है तो वो बात एक ही है, यानी कि इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 Hg है, यानी कि एक इस पर एक इस पर, तो Hg पर एक एक पॉजिटिव हो गया, समझ गए।
जैसे अगर केवल Hg होता तो 1 पॉजिटिव होता, Hg2 कर दिया है तो 2 पॉजिटिव बना दिया, तो बात एक ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि Cu की संयोजकता 1 है, Cu की संयोजकता 2 है, तो Cu प्रदर्शित करता है, तो Cu प्रदर्शित करता है परावर्ती संयोजकता, परावर्ती संयोजकता है, परावर्ती संयोजकता। ऑप्शन देखिए कौन सा है, परावर्ती संयोजकता को ये शो करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 परावर्ती को डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो सभी परावर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे आयरन ले लीजिए, कापर ले लीजिए, निकिल ले लीजिए, ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए, यहाँ से दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि सहसंयोजक यौगिक के यौगिक जल में प्रायः नहीं घुलते हैं, ठीक है, अभिलेय माने जाते हैं, अभिलेय होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक विलय जल में क्या होते हैं, जल सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः अघुलनशील हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि बी आंसर इसका राइट होगा, यानी अघुलनशील होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाए बी। यानी कि ये सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं जल में नहीं घुलते हैं, इनका गलनांक क्वथनांक निम्न होता है सहसंयोजक यौगिक का। और जबकि अगर हम बात करें विद्युत क्या होता है उसका नाम, सहसंयोजक यौगिक विद्युत जो हमारे यौगिक होते हैं, अभी जो मैं बता रहा था, क्या उसको यार बोलते हैं, एक विद्युत सहसंयोजक, ठीक है, विद्युत सहसंयोजक एक होता है, सॉरी सहसंयोजक नहीं, केवल विद्युत संयोजक। तो विद्युत संयोजक की अगर मैं बात करूंगा तो विद्युत संयोजक ऐसा होता है कि जिसका क्वथनांक गलनांक उच्च होता है। पहला पॉइंट ए हो जाता है, दूसरा पॉइंट ए हो जाता है कि वो जल में घुलनशील होता है, कार्बनिक यौगिकों में बहुत कम घुलनशील होता है, और उसका उल्टा जस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि अभिलेय हो जाएगा ए बेंजीन, यानी जो कार्बनिक जो होता है, मतलब कार्बनिक यौगिकों में या कार्बनिक विलायकों में ज़्यादा घुलनशील होता है, ना कि जल में। क्वेश्चन नंबर आप डी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए आंसर, सहसंयोजक यौगिक मुख्य सहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलय होते हैं। अब जो सहसंयोजक यौगिक कार्बनिक यौगिकों में विलय होते हैं, इसको मैंने अभी जस्ट बताया है, क्योंकि वो कार्बनिक में जो कार्बन वाला विलायक होगा उसमें घुलेंगे, और जो जल में नहीं घुलते, जल में घुलते हैं विद्युत वाले जो विद्युत संयोजक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है, लेकिन आंसर शायद ना दिखे, मैं इधर लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाने पर उस पर आवेश आता है। किसी परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन को हमने पृथक कर दिया, मतलब सोडियम को ले लीजिए, सोडियम 11, अगर हम इसको निकाल देंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि एक केटायन आ जाता है, यानी कि एक केटायन, मतलब जो 11 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धनायन आ जाएगा, ठीक है, एक धनायन, ठीक है, धनायन, एक धनायन आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इकाई, बी आंसर हो जाएगा। इकाई मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ तक कंप्लीट हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप वहाँ से आराम से विजिट करिए, और जब आपको आंसर अगर आता है तो वहीं से टिक करिए और आगे बढ़ जाए, नहीं आता तो जो मैं सोल्यूशन बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश कितना हो जाएगा। इसको आप कर लेना, इसको मैं नहीं कराऊंगा, अभी जस्ट कॉन्सेप्ट कराया था। इस पर 2 धनायन आ जाएगा। क्या कहता है, ग्रहण करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रहण करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर लेगा, चलो अलग है, अगर उसने मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उस पर डबल निगेटिव, यानी कि 2 इकाई ऋणायन आ जाएगा, 2 इकाई ऋणायन आएगा। ऋणायन मतलब एनायन आ जाएगा, एनायन को बोलते हैं ऋणायन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ग्रहण करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आता है, अगर वो डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। जितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज, और जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 13, सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक कथनांक विद्युत संयोजक यौगिकों की तुलना में प्रायः कितना होता है, निम्न होता है, कम होता है। इसको आप याद कर लेना, मैंने अभी जस्ट बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, पूछ रहा है H2S में बंद होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि H2S में कौन सा बंद होगा। तो एक क्वेश्चन बापू लेवल का कहूँगा कि एक क्वेश्चन बापू लेवल का आप एक बार ट्राई करके बताइए, फिर तो मैं बता रहा हूँ कैसे है, ट्राई कर लीजिए, क्योंकि बापू लेवल के क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। BCFR और NDRM के वैकेंसी कम है, पेपर टफ होगा। चलिए तो देख लीजिए, इसमें H2S में बंद होगा तो मैं बता दूं विद्युत संयोजक होने वाला नहीं है, हाइड्रोजन बंद होता ही नहीं है, एकाकी बंद नहीं, समझ ले, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा, सहसंयोजी बंद होगा इसमें। अब सहसंयोजी बंद होगा, लेकिन कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है, इसमें
साझा हुआ है। और साझे में क्या होता है कि जब भी हम लोग सहसंयोजन बंद कराते हैं तो उसमें क्या होता है, बराबर साझा कराते हैं, समझ रहे हो, बराबर साझा होता है इलेक्ट्रॉनों का। तो इधर H है, इधर S है, तो इसके बाहरी कोश में आप इलेक्ट्रॉनों को चेक कर लीजिए एक बार, आप चेक करिए कि इनके बाहरी कोश में कितना होता है। तो जो सल्फर का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप देखिए कि सल्फर 16 होता है, 2 8 6 आ जाएगा, सल्फर 16 सल्फर ऐसे लिखा जाता है, 2 8 6 आ जाएगा, यानी कि इसकी बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम इसको 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, बाहर कोश में 6, और 2 हमारे पास H हैं, H2O में 2 H है ना, हमको स्टेबल करना है तो एक पॉजिटिव इधर ले लिया, एक पॉजिटिव इधर ले लिया। अब A स्टेबल नहीं है बल्कि A और A भी स्टेबल नहीं है, तो इसने क्या किया, इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लिया, इसने दे दिया, ये तो डोनर हो गया और एक्सेप्टर हो गया। तो ये क्या बन गया, ये तो बन गया H2 और S बन गया, यानी कि ये भी स्टेबल हो गया। तो ये क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया। और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, ना कि आदान प्रदान हुआ, तो इसको साझा कहते हैं। तो इसी हिसाब से हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसमें सहसंयोजक बंध मौजूद है। क्वेश्चन नंबर आप 15 देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध मौजूद है। तो सहसंयोजक बंध मौजूद है, इसमें साफ साफ दिख रहा है मेथेन में, ठीक है। मेथेन का क्यों मेथेन में मौजूद है, क्योंकि आप मेथेन का पढ़ते आए हो, सी सिंगल बांड, सी बांड का खेल चल रहा है। तो बांड से आप डायरेक्ट देखो, जिसमें बांड का खेल आ जाए, यानी कि सिंगल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड, ये 3 बांड होते हैं, जिसमें बांड का खेल आ जाए तो उसमें समझ लेना कि वो सहसंयोजी बंधी बनाता है। तो इसमें बांड का खेल आ रहा है तो ये सहसंयोजी बंधी बनाएगा। तो आप इसमें भी बांड का खेल बन जाएगा। अगर आप H2S में बांड बनाएं, अगर H2S में बॉन्ड फॉर्मेशन किया जाए तो आप देखिए H2S में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, हमें पता होना चाहिए। सल्फर है यहाँ पर H2S में, इस पर 2 लोन पेयर मौजूद हैं। तो देखिए इधर हम रखेंगे S को, एक लोन पेयर इधर हो जाएगा, एक लोन पेयर इधर हो जाएगा। ये लोन पेयर कैसे निकालते हैं, अगर आपको तरीका नहीं पता है तो मैं हाइब्रिडाइजेशन एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें अच्छे से कवर करा दूंगा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे निकाले जाते हैं, बहुत अच्छे से करवा दूंगा। वो भी टॉपिक आने वाला है, संकरण उसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और इधर H हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, इधर H हो जाएगा। अब ये बताइए कि इसकी इधर बॉन्ड लग जाएगा, इधर बॉन्ड लग जाएगा, ये इसका क्या बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक कैसे हो जाएगा, जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे उसमें बता देंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लास होती तो बता देते हैं, लेकिन अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा, हम प्रैक्टिस क्लास करवा रहे हैं, ठीक है। फिर भी हम कॉन्सेप्ट आपके लेकर चल रहे हैं जो जो इंपॉर्टेंट हैं। तो जिसमें बॉन्ड का खेल आ जाए तो समझ लेना कि वो हमारा सहसंयोजक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि ए बी परमाणु के मध्य पायतम कक्ष में 2 व 6 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से बनने वाला यौगिक, मतलब ए जो है इस पर डबल पॉजिटिव है और बी जो है इस पर भी डबल पॉजिटिव है। कैसे है, बी के बाह्य कोश में भी कितने 6 हैं, अगर बी के बाहरी कोश में 6 हैं तो 8 - 6 = 2 आ जाएगा। और ए के बाहरी कोश में 2 है तो इस पर डबल, इस पर भी हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा बी के ऊपर और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा, देखिए आंसर ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन में आ जाएगा ए बी, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। अब कहोगे सर कैसे आ गया ए बी, आप देखिए कि अगर Na के ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव होता है Na और Cl के ऊपर नेगेटिव होता है तो ये दोनों NaCl बना के तैयार कर देता है। उसी प्रकार इधर भी है। मैं अगर इधर लिख लेता हूँ, चलिए मैं कुछ ऐसा यौगिक लिखूँ जिसपे ऐसा कंडीशन आता है, कैल्शियम, कुछ ऐसा यौगिक आप याद कर लीजिए, जैसे कि Mg होता है, Mg के ऊपर क्या होता है, डबल पॉजिटिव होता है। और कोई ऐसा लीजिए जैसे मैं बोल दूँ S, इसके ऊपर डबल नेगेटिव होता है, तो इसका अगर फॉर्मेशन करेंगे, सूत्र बनाएंगे तो MgS बनेगा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर आएगा। तो उसी प्रकार ए हो जाएगा, जैसे ए बी था, इधर बी था तो इधर ए बी बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए कि वह कौन सी यौगिक है जो पानी में घुलने पर अच्छा विद्युत चालक होता है जबकि इसके पूर्व कुचालक था। ओके, वह कौन सा यौगिक है जो मतलब पानी में घुलने पर विद्युत का चालक होता है और इसके पहले कुचालक था, यानी पानी में घुल जाता है तो वो ठोस पदार्थ होते हैं। ठोस पदार्थ जैसे कि NaCl अगर ठोस अवस्था में है तो ये हमारा विद्युत का चालक नहीं है, लेकिन अगर पानी में घुल दिया और फिर वो अपने आयनों में टूट गया तो विद्युत का चालक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट आपके लिए मैं ला रहा हूँ, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर आप 18 देख लीजिए। 18 में कह रहा है कि आयनिक बंध बनाने की शर्त क्या है कि आयनिक बंध बनेगा, दोनों परमाणु धनुविद्युत हों, दोनों परमाणु उच्च ऊर्जा प्रदान रखते हैं, दोनों परमाणु ऋणावेशित हों, किसी एक के आयनन ऊर्जा कम हो। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए
आयनिक बंध जब भी बनेगा जब किसी एक की रासायनिक ऊर्जा कम होगी, मतलब अगर दोनों की बराबर है तो जुड़ नहीं पाएंगे, किसी की एक की कम होगी तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा और आराम से जुड़ जाएंगे। समझ रहे हो? जैसे कि NaCl का ही मैं ले लेता हूँ या MgCl का ले लेता हूँ इस बार, MgCl का, ये पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज है, सिंगल नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींच लेगा, मतलब आदान प्रदान हो जाएगा, MgCl2 क्या हो जाएगा, एक यौगिक बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो इसको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का वो डी हो जाएगा। दोनों परमाणु जो होते हैं एक के पास कम आयनन ऊर्जा होनी चाहिए। आयनन ऊर्जा क्या होती है कि मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो ऊर्जा होती है, किसी परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो ऊर्जा होती है उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, जिसको एफिनिटी बोलते हैं इंग्लिश में, वो होता है किसी परमाणु के बाह्य कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन डालने की जो मतलब ऊर्जा होती है उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता या एफिनिटी इंग्लिश में कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सोडियम क्लोराइड में बंद होता है। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंद होता है? विद्युत संयोजक, मैंने पहले ही बता रखा है, विद्युत संयोजक बंद होता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर अब 20 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा लिखा है कि सहसंयोजक यौगिकों की तुलना में विद्युत संयोजक यौगिकों का समानता होता है। मैंने कई बार बता रखा है, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसको करके बताना। अभी मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था तो उसमें बताया था। क्वेश्चन नंबर आप 21 देखिए, यहाँ से आपको नहीं दिखेगा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 21 आप अपने आप ही करना, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 20 अपने आप करना, 21 में बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि 20 का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका था पहले। आवर्त सारणी के चौथे समूह का तत्व कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक में 2,6,4 है, इसलिए कार्बन को स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहिए। अब ये स्थायी विन्यास कैसे प्राप्त करेगा, मतलब ये स्टेबल होना चाहता है और कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल कैसे होगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये दो तरीकों से हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन साझा करके होगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके हो जाएगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर। बहुत बापू लेवल क्वेश्चन है भाई साहब, बापू लेवल के, मतलब हर तरीके से आंसर सब सही लग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो कार्बन होता है जब भी 4 वैलेंसी की बात आए, यानी कि 3 छोड़ के 4 या 4 से ज़्यादा की बात करें, 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की अगर बात हो तो वहाँ पर सहसंयोजन बंद होता है, सहसंयोजन बंद होता है। और सहसंयोजन, एक मिनट रुक जाइए, सहसंयोजन बंद होता है, सहसंयोजन बंद की बात चलती है। और सहसंयोजन बंद में क्या होता है, साझा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साझा करके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर, इसका ए जो होगा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 22, क्वेश्चन नंबर आप 22 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है कि NaCl, CCl4, MgCl2, N2HCl, Cl2 अणुओं में कौन सा आयनिक बंध है। तो कौन सा आयनिक बंध हो जाएगा इसमें, MgCl2 जिसमें आता हो और जिसमें हमारे पास NaCl आता हो, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप चेक कर लीजिएगा, हमारा अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही इसमें हमारे पास विद्युत संयोजक बंध आएगा, MgCl2 और NaCl। क्यों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब भी सेम परमाणु जैसे N2 हो गया, S2 हो गया, ठीक है, O2 हो गया या फिर O3 हो गया, ऐसे अगर सेम परमाणु के हमारे पास जो अणु होते हैं, जो मालिक्यूल होते हैं, मालिक्यूल में सदैव सहसंयोजन बंध बनता है, उनमें आयनिक बंध कभी नहीं बनता है। तो कॉन्सेप्ट आप याद कर लेना। तो बाकी आप ऑप्शन में देखिए, किसी में मालिक्यूल दे रखा है तो मालिक्यूल वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो राइट आंसर ही होगा। क्वेश्चन नंबर आप 23 देख लीजिए। 23 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक एवं आयनिक दोनों बंध मौजूद हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारा ए हो जाएगा, NaOH। इसमें हमारा आयनिक बंध भी मौजूद होता है, सहसंयोजक बंध भी मौजूद होता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड भी बन जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी इसमें हो जाएगा, और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान भी हो जाएगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। और अगर हम लोग इस पे देखें, अगर इसका बॉन्ड फॉर्मेशन करें तो वो भी इजीली कर लेंगे, तो इसमें दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बाह्य यौगिक जिसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों मौजूद होते हैं, आयनिक भी है और सहसंयोजक दोनों मौजूद हैं। तो CH4 में सहसंयोजक है, H2 में सहसंयोजक है, KCl में वो तो KCN इसका राइट आंसर हो जाएगा, KCN। ठीक है, KCN नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, KCN, इसको साइनाइड बोलते हैं। इसमें आयनिक बंध इसलिए मौजूद है क्योंकि K पॉजिटिव टूट जाएगा, K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में टूट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या है, आयनिक बंध भी मौजूद है और इसमें जो है
जो बंध हमारा होता है सह संयोजन, यानी कि जो बॉन्ड जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो भी इसमें मौजूद है। वो अगर कहोगे तो कैसे होगा, अगर उसका बॉन्ड फॉर्मेशन करें, देखिए के सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई, 3 1 4, और इसकी 1 वैलेंसी यहाँ से पूरी हो गई और इसकी 3 वैलेंसी यहाँ से पूरी हो गई, तो इसका बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो गया। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो जाता है सर, मुझे भी बता दीजिए। एब्सोल्युटली अगर मैं कॉन्सेप्ट क्लास कराता तो सब कुछ बताता, पर आप लोगों ने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। लेकिन फिर भी मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन में बहुत सी चीज़ें बताऊंगा और साथ साथ कॉन्सेप्ट अगर आता रहेगा उसके अबाउट तो मैं यहाँ पर बताता रहूँगा। उस जिस प्रकार मैंने इसमें किया उस प्रकार आप NaOH में भी कर सकते थे। समय कम है इसीलिए मैं जो जहाँ पे बताना होता है वहाँ पे बताता हूँ, जहाँ पे वैसे ही काम चल रहा है तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ शॉर्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि बहुत देखा जाए तो बहुत मेहनत होती है वीडियो रिकॉर्ड करने में, उसको एडिट करने में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। मैं इसीलिए करता हूँ कि अगर मेरे पास जो कंटेंट है मैं अगर वो आपको दूंगा तो शायद आपका कुछ भला हो जाए। और देख लेना जिस दिन BSF-RO का पेपर हो, जो केमिस्ट्री का क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस जो इतने मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा सब इन्हीं से होंगे, सारे क्वेश्चंस। मतलब अगर जो क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं अगर आया इस टॉपिक से तो इस मेरा करवाया हुआ वही क्वेश्चन आएगा, मतलब दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा। अब मान लो मैंने टॉपिक का उसका रिवीजन प्रैक्टिस करवाया है नहीं तो बात अलग है। अगर मैंने मान लीजिए एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, ठीक है, संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन, तो अगर यहाँ से क्वेश्चंस आएगा तो जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उन्हीं में से होगा वो, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्न यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित है। सहसंयोजक बंध, तो सहसंयोजक बंध आप देख लीजिए किसमें मौजूद है। सिंपल सी बात, एथियन में मौजूद है, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से उप सहसंयोजक यौगिक कौन सा। उप सहसंयोजक यौगिक, तो उप सहसंयोजक यौगिक आयनों में होता है, यानी SO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उप सहसंयोजक बंध आयनों में बनता है, ज़्यादातर आप ध्यान कर लीजिए, और एक आयन भी होता है, इस पर डबल नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत संयोजी यौगिक है। तो विद्युत संयोजी यौगिक बताने के लिए कोई वही बात नहीं है। डी आंसर राइट है 27 का, ठीक है, 27 का डी आंसर राइट है। इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो जाएगा MgCl2 में, तो ये आंसर आप डायरेक्ट लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, चलिए NaCl का क्रिस्टल बना होता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयनों का, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रिस्टल मतलब जब इसको जल में घोल डालते हैं तो वो टूटता किस में है, वो क्रिस्टल की बात यहाँ पर करी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहा जा रहा है कि एक धन विद्युतीय तत्व के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, उसकी संयोजकता होगी, उसकी संयोजकता प्लस का 3 होगा। मैंने क्या बताया, जब 5 होंगे तो 8 माइनस ये 5 कर देंगे, 3 बचेगा। एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए आप, ऐसा दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी। 9 प्रोटॉन है, तो 9 प्रोटॉन का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 9 प्रोटॉन है या 9 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए ए है, इसके 9 हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश करिए, 2 का 7 हो जाएंगे, तो इसका बाहरी कोश यानी -1 इस पर क्या हो जाएगा, आवेश आ जाएगा, ठीक है, -1। क्वेश्चन नंबर 29 तो क्या दे रखा है, 9 प्रोटॉन, अच्छा सॉरी प्रोटॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वो एक ही बात होती है, चलो खैर कोई बात नहीं। 9 प्रोटॉन है, नाभिक में 9 प्रोटॉन है, तो इसकी संयोजकता होगी -1 तो दे नहीं रखा, +1 दे रखा, तो +1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 का 7 सॉरी 2 का 7 तो 8 - 1 करेंगे, हाँ 8 - 7 करेंगे तो एक ही तो बचेगा, यानी कि इसकी संयोजकता प्लस का 1 ही होगी, ओके, तो +1 सही लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गए। तो गाइस आप लोगों के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं तो यहाँ से हमारा वीडियो एंड होता है। मैंने आपको 30 क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। अगर मैं थोड़ा यहाँ से कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, जैसे कि अगर पूछा जाए कि प्रबलतम बंध के बारे में पूछ लिया जाता है कि किसके बीच प्रबलतम बंध ज़्यादा, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि CC आ गया, CN आ गया और C के साथ कोई और CO आ गया, तो पूछ देता है कि मतलब किनके बीच जो बंध बना है सबसे ज़्यादा किसके बीच मजबूत बंध है, तो वो कार्बन कार्बन के बीच में होता है। बंध का मतलब होता है कि जो कार्बन कार्बन के बीच में है वो ज़्यादा मजबूत बंध है, ठीक है। और बात करता हूँ सिंगल बॉन्ड की, थोड़ी बात करता हूँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनकी बात कर लेता हूँ। तो ये जो होता है ये सबसे हल्का बॉन्ड होता है, यानी बड़ी जल्दी टूट जाता है, यानी कि ये बोल सकते हो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। आप लिख लेना
कि सिंगल जो होता है बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है लेकिन इसकी शक्ति बहुत कम होती है और बहुत जल्दी टूट जाता है। इसकी जो होती है बॉन्ड लेंथ इससे कम होती है, यानी कि इस वाले से इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है और इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इससे ज़्यादा होती है। अगर इसकी बात करूं तो इसकी बॉन्ड लेंथ बिल्कुल छोटी होती है लेकिन इसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है, बड़ी देर में टूटता है। तो सबसे पहले ए टूटेगा, उसके बाद में टूटेगा, सबसे लास्ट में ए टूटेगा। लेकिन लेंथ सबसे ज़्यादा इसकी होती है, इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी जो कॉन्सेप्ट जो थे वो मैंने आपको बताया। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इट्स ओके। जय हिंद।